हेलो फ्रेंड्स, अगेन योगी बाबा ऑन यूट्यूब। मेरे पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हमने पार्ट वन में देखा था। पार्ट वन में करीब 5,94,550 करोड़ को कवर किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 16-17 मई को। वैसे तो पिछले वीडियो में हमने जो कवर करा था, जो पूरा पॉइंट कवर किया था, वो पॉइंट्स में हमने लास्ट के जो 3 लाख करोड़ हमने देखा था कोलेट्रल फ्री टू द स्टैंडर्ड एमएसएमई, स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट डेब्ट था एंड 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स एमएसएमई के लिए बनाया गया था और 30,000 करोड़ रुपया करीब करीब दिया गया है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसी, एचएफसीज एंड एमएफआईज के लिए। ये वैसा फंड है जिसके तहत उनके पास में एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कंपनी जो होती है उनके लिए होता है, जो उनको इसलिए दिया जा रहा ताकि वो मार्केट में इसको पुश कर सकें। तीसरा था जिसमें कि 6,750 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कंपनी, वैसी कंपनी या बिजनेस हाउस जो अपने स्टाफ को ईपीएफ के रूप में 12% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर और 12% फ्रॉम एम्प्लॉय, जो दो फंड होता था जो ईपीएफ को दिया जाता था, उसको 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 गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 3 महीने का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का दोनों फंड हम देंगे। सो उसके लिए करीब करीब खर्च आएगा 6,750 करोड़ रुपया। उसका एडवांटेज ये है कि एक तो कंपनी स्ट्रेस्ड नहीं होगी जो पैसे दे रही थी, क्योंकि उन्हें 12% उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, और रिलीफ ये होगा कि एम्प्लॉई को 12% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे देगी, तो उनका टेक होम सैलरी 12% बढ़ जाएगा। वैसे ये समझने की बात है, लेकिन इसका फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि टेक होम सैलरी ज़्यादा होने से उतनी लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, जो करीब करीब 2,500 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया है। और आगे से ये 10% कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉई के साइड से और एम्प्लॉयर 12% ही देगा। ये अगस्त 31 अगस्त तक का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होगा। उसके बाद एक पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 है फॉर द लायबिलिटीज़ ऑफ एनएबीएफसीज, एचसीएफ्स एंड एमएफआईज के लिए है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। अभी है 90,000 करोड़ रुपया जो है वो डिस्कॉम्स के लिए। डिस्कॉम मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपया 90,000 करोड़ रुपया उनके लिए एलोकेट करा है, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं आए। इससे क्या है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को और जो डिस्कॉम्स के एम्प्लॉई हैं और जो सप्लायर्स हैं, दोनों को ही एक रिलीफ होगा। इसके अंदर में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसीज और आरईसी दोनों के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशंस हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉरपोरेशंस हैं, उन दोनों के लिए 90,000 करोड़ रुपया दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्टेट गारंटी का व्यवस्था रखा गया है इसमें, ताकि जो जनरेशन कंपनी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन दोनों के बीच में गवर्नमेंट को और कंज्यूमर्स को दोनों को फ़ायदा हो, और इस सब प्रक्रिया के बीच में किसी भी तरह से कंज्यूमर लॉस में नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को सफ़र नहीं करना है। ये तो, और जो सबसे लास्ट में 50,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, वो 50,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है इस टर्म में कि अभी से लेकर और करीब करीब 3 महीने तक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम पे जो डिडक्शंस होता था, उसको बढ़ा दिया गया है।
उसके बढ़ाने से क्या होगा कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी। इस तरह से 5,94,550 करोड़ रुपया का ट्रेंच 1 का प्लान है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। आज मैं विशेष करके जो बात करूंगा वो है सेकेंड ट्रेंच पे। सेकेंड ट्रेंच के लिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन करा है। और उसके एलोकेशन के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा कदम जो था, जो जैसा कि ट्रेंच 1 में हम लोगों ने देखा है कि वो आम आदमी के लिए थोड़ा कम और ख़ास आदमी के लिए ज़्यादा था। कैसे? स्ट्रेस्ड एमएसएमई, स्टैंडर्ड एमएसएमई, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स, लाइबिलिटी स्कीम्स फॉर एनबीएफसीज, एचसीएफ्स, एमएफआईज, 90,000 करोड़ फॉर डिस्कॉम्स, और इस तरह के और भी जो प्रावधान हैं वो नॉर्मल आदमी के समझ में नहीं आता और उनसे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती। ये एक कंज्यूमर होने के नाते, एक उपभोक्ता होने के नाते हमें ये मतलब है कि बिजली आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि घर में रोशनी बनी रहे, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसके रोशनी आने के रोशनी पाने के लिए घर में अंधेरा न करना पड़ जाए। लेकिन ट्रेंच 2 जस्ट इसका थोड़ा उल्टा है, उसमें आम के लिए कम, आम के लिए ज़्यादा और ख़ास के लिए कम है। अब इसमें क्या है, सेकेंड ट्रेंच जो है उसमें उन्होंने एलोकेट करा है करीब करीब 3500 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट करा है, जिसके तहत 5 केजी अनाज और 1 केजी दाल, वो जो चना दाल हो सकता है या और भी किसी तरह का दाल हो सकता है, वो पर फैमिली 2 महीने के लिए दिया जाएगा। ये उनको दिया जाएगा जो राशन कार्ड होल्डर हैं, और उनको भी दिया जाएगा जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं लेकिन उनको ज़रूरत है, अर्बन पुअर्स हो सकते हैं, उनका किसी कारण से राशन कार्ड नहीं बन पाया है। सो उनको गवर्नमेंट करीब करीब 3500 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट है एलोकेट करा है, ताकि उनको ये राशन मिल सके इस विपत्ति के समय में। अब कुछ लोगों का कहना है, मैं इस पर थोड़ा सा मध्यम वर्ग से और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे मैं बहुत ख़ास ताल्लुक़ रखता हूँ, और उनके लिए है कि 5 किलो चावल से या 1 किलो दाल से किसी आदमी का महीना नहीं चलता है। सही बात है, ये इस बात से मैं भी बहुत ही ताकीद रखता हूँ कि नहीं चलता है, लेकिन सहायता है, अनुदान है, आप शब्दों को समझिए। ये किसी ने भी नहीं कहा है, डिक्लेयर नहीं किया है कि हम आपका पूर्ण रूप से वहन करेंगे। पूर्ण रूप से वहन में यह होता कि हाँ, 2 आदमी लगभग 1 महीने में एक परिवार के लिए, जिसका एक स्टैंडर्ड परिवार के साइज़ को अगर समझा जाए तो 2 बूढ़े माँ बाप, 2 बच्चा और 2 खुद, मतलब 6 आदमी से कम का परिवार एक नहीं हो सकता है। अगर वो संयुक्त परिवार ना हो तो भी एकल परिवार की व्यवस्था में, संयुक्त परिवार में और भी आगे जा सकता है, उनके लिए लगभग और नहीं तो 15 केजी अनाज की व्यवस्था होनी चाहिए, 5 केजी दाल होना चाहिए, नमक है, आलू है और भी दूसरी व्यवस्था है। लेकिन उन सभी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रखा है कि हम 5 केजी एक सहायता दे रहे हैं, ताकि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। और कोई अगर किसी तरह से किसी प्रदेश में, किसी अपने गांव में ही घर में अगर है, तो उसके लिए उन्होंने मुखिया को, मेयर को, कॉरपोरेटर को, पंचायत में एमएलए, एमपी, जितने भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं को दिया है कि उनको एलोकेट करना है, डिमार्क करना है और उनको सहायता पहुंचाना है। लेकिन यह सभी को बराबर रूप से मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो व्यवधान है वो है कि जब ऊपर से कोई भी प्रावधान आता है तो नीचे तक जाए कैसे, व्यवस्था ये है। अब कोई आदमी कहता है कि ये कोई बात हो गई, मोदी जी ने ये नहीं किया, राजनाथ सिंह ने, या किसी भी अमित शाह का नाम लेते हैं या बीजेपी का नाम लेते हैं, सरकार का नाम लेते हैं, यह उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, वो सरकार के प्रति है। अगर आज दूसरी कोई पार्टी का भी सरकार होता तो लोग उसके पार्टी के लोग को यह बोल रहे होते और यही लोग बोल रहे होते, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमें नीचे
के लोगों को, जो इनको ये भार सौंपा जाता है, क्योंकि किसी के घर में जाकर तो यह काम एक प्रधानमंत्री खुद नहीं कर सकता, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था के तहत और एक प्रणाली के तहत सभी को ये मिलना चाहिए। तो हमें खुद भी ईमानदार होना है, खुद भी एक बार अपने छाती पर हाथ रखकर ये सोचना है कि जो हमें कार्य दिया गया है, क्या हम उस कार्य को पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। अगर वो निर्वहन नहीं कर रहे तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ, मैं इसका लाभान्वित नहीं हूँ। पहली बात मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि मुझे कोई भी किसी तरह का अनुदान 5 किलो या 1 किलो अनाज नहीं मिलता है, और यह नहीं मिल रहा है इसलिए मैं यह नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बोल रहा हूँ कि जिनको चाहिए, जो असमर्थ हैं वही लें। बहुत ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो पूरी रूप से समर्थवान हैं। मैं पिछले वीडियो में भी इस चीज़ पे जोर डाला था कि 1000-1500 के दारू के लिए, शराब के लिए वो दिन दिन भर खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए वो खर्च कर सकते हैं। 30-30 रुपये का गुटखा, 50 रुपये का सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन अनाज खरीदते समय उन्हें सरकार के अनुदान की आवश्यकता होती। कभी भी दारू के लिए, शराब के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल समूह के लोग ने अव्यवस्थित, असंगठित ढंग से भी जोर नहीं उठाया कि हमें तो शराब के लिए भी अनुदान की आवश्यकता है। समझने वाली बात है। तो अनुदान या सहायता या और भी इस तरह की चीज़ें, अगर आपको यह सेवा में आपको लगाया जाता है, आप भी अपने तन मन से इस चीज़ में लगे और यह सोचें कि यह उनके लिए है जिन्हें यह ज़रूरत है, यह उन लोगों के लिए नहीं है जो इसमें लगे हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। ट्रेंच 2 के तहत दूसरा जो बहुत बड़ा राहत का हिसाब था वो था कि इसके तहत ही यह डिसीजन लिया गया श्रीमती निर्मला सीतारमन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कि अब वन नेशन वन रेशन कार्ड की व्यवस्था होगी, जिसके लिए 30 मई तक लोग आवेदन कर सकते हैं। और इससे यह फ़ायदा होगा कि एक आदमी नॉर्मली, जो प्रवासी मजदूर जिनको वो लोग बोलते हैं, इस टर्म से भी मुझे प्रवासी मजदूर के जो टर्म जो यूज़ किया जाता है प्रवासी मजदूरों के लिए, इस टर्म से भी मुझे थोड़ी सी नाराज़गी है। किसी भी आदमी को आप प्रवासी मजदूर कैसे कह सकते हैं जब वह भारतीय है? तो संभव ही नहीं। जब एक आदमी, एक किसी कैडर, एक कहीं का एक सज्जन, एक विद्यार्थी होता है और वह आईएएस का एग्ज़ाम पास करता है, लेकिन उसे कैडर दी जाती है उस राज्य का ना होकर किसी और राज्य का, तो क्या उसे आप प्रवासी आईएएस बोलेंगे? जॉर्ज फर्नांडिस बेंगलोर से होने के बावजूद मुजफ्फरपुर से विधानसभा निर्वाचन जीते थे, चुनाव से जीत कर आते थे, तो आप उसे क्या प्रवासी एमएलए एमपी बोलेंगे? नहीं, ये गलत है। मजदूर के लिए यह तो भारत है, पूरे भारतीयों के लिए एक है, और यह संविधान की व्यवस्था है कि कोई भी आदमी अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी क्षेत्र में जाकर जीविकोपार्जन कर सकता है, तो किसी को भी प्रवासी कहना बहुत ही अनुचित है। खैर, अगेन उस बात पे मैं जोर पे नहीं जाऊंगा। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि वन नेशन वन रेशन कार्ड जिसको कंप्लीट करना है मार्च 2021 तक, उसके बाद लोगों को किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो उन्हें फ्रेश राशन कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। राशन कार्ड की डुप्लीकेसी नहीं होगी कि भाई हमने तो महाराष्ट्र का भी एक राशन कार्ड बना रखा है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का भी बना रखा है, यहाँ का भी स्वाद ले रहे हैं, वहाँ का भी स्वाद ले रहे हैं, यह नहीं होगा, और जो अच्छी बात है। दूसरा है पीएम आवास योजना, जिसके लिए उन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा है, जो पीपीपी मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होगा। 50,000 करोड़ रुपया इन्होंने एलोकेट करा है चीप लोन फॉर 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने चीप लोन फॉर स्मॉल बिजनेस, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी करा था। कुछ चीज़ें होती हैं किसी भी व्यवस्था में, वह नॉर्मल, ज़्यादातर समय पॉपुलरिस्ट जो बातें होती हैं उसको लोग को समझा दिया जाता है, और जो जनरलिस्ट या जो स्पेशलिस्ट बातें होती हैं उसको रख लिया जाता है। अब इस पूरे आत्मनिर्भर भारत में बाकी भी बहुत सारे फंड्स थे जो 3,000 करोड़ से लेकर और अभी बड़े बड़े अमाउंट तक हैं पर्टिकुलर फंड्स में। उसका जिक्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात में नहीं करा, लेकिन इस 15,000 करोड़ के एलोकेशंस को उन्होंने जरूर ही प्रभावी ढंग से समझाने का प्रयास किया भारतवासियों को कि हमने आत्मनिर्भर भारत के तहत एक ऐसे फंड का भी एलोकेशन करा है जिससे कि एक स्मॉल टाइम वेंडर, रेडी वाला, ठेला वाला भी
10,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकता है अपने व्यवस्था को, अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए या सुचारू रखने के लिए। सुदृढ़ करने के लिए तो नहीं, लेकिन सुचारू करने के लिए। लेकिन है, यह उनका ही दूरदृष्टता है जिसे लोग अगर सोचें, आज तक किसी ने भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की। वह सबसे बड़ा आत्मनिर्भर है जो हाथ फैलाने के जगह, चोरी करने के जगह या और किसी भी गलत कार्य में लिप्त होने की जगह एक छोटा सा ठेला खोमचा लेकर सड़कों पे निकल आता है अपने परिवार के निर्वहन के लिए। फिर उसे कैसे कह सकते हैं यह योजना उचित नहीं है, गलत है या पॉपुलरिस्ट है, सिर्फ ये दिखाने का है। दिखाने का था तो आप भी बना लिए होते, आप भी ऐसी व्यवस्था रखे होते कि भाई बैंक में एक नॉर्मल आदमी जाकर बोल सकता है कि भाई मैं ठेला लगाऊंगा और मुझे इतने रुपए की व्यवस्था है। कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी आदमी नहीं बोलता। सोच होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी है, साफ है, शुद्ध है, स्पष्ट है, तो हर आदमी को इसके पास तक सहायता का हाथ बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं। मुद्रा शिशु लोन है जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपया का एलोकेशन किया गया है। इसके लिए आप लोन मोरेटोरियम भी ले सकते हैं और 2% सबवेंशन है उन लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। 2% वैसे लोगों के लिए है जो अपना प्रॉपर पे कर रहे होंगे, ईएमआई पेमेंट कर रहे होंगे, उनको गवर्नमेंट एक निश्चित समय के बाद 2% तक का सबवेंशन दिया जाएगा। सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि उनको वेव ऑफ नहीं किया जा रहा है, उनको नीचे 2% नीचे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो लोग उनको फाइनेंस करा गया होगा वहाँ से उसको 2% कम कर दिया जाएगा। वेव ऑफ नहीं है, लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। माफ़ नहीं है, जो भारत में एक बड़ी अच्छी परंपरा चल पड़ी है कि ऐसा लोन ले लो जिसे गवर्नमेंट बाद में जो है सो माफ़ कर दे। नहीं माफ़ करे तो धरना प्रदर्शन करके माफ़ करवा लो। माफ़ करने वाले का गवर्नमेंट बना देंगे, नहीं माफ़ करने वाले को गिरा देंगे। यह चल पड़ा है, इसलिए उन्होंने इस तरह का व्यवस्था रखा है। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो MIG ग्रुप्स के लिए है, जो 6 लाख से 18 लाख तक का के इनकम ग्रुप के लिए दिया गया है, जिसे लगभग मई 17 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था, कार्यान्वित कर गया था और ये 31 मार्च 2020 तक लागू था, जिसको इन्होंने एक्सटेंड करा है अगले साल मीन्स 31 मार्च 2021 तक। और इसके लिए उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। और इसके तहत उन्होंने एक और अच्छा चीज़ क्या किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस लोन इसके तहत है तो उनको सारे ही कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें फॉल करते हैं रेरा के तहत या जिनको भी है, उनके कंप्लीशन पीरियड्स को करीब करीब 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। और उसके लिए उन्हें किसी भी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल है सभी कॉन्ट्रैक्टर, सभी बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए। रियल एस्टेट के लिए उन्होंने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है और 3 महीना और अगर किसी को ज़रूरत है तो दिया जा सकता है। लिक्विडिटी ऑफ 50,000 करोड़ थ्रू TDS एंड TCS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नाम पे दिया गया है, जिसको घटाकर 25% तक लाया गया है। और यह अप्लीकेबल होगा 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। डायरेक्ट टैक्स मीजर्स के नाम पे उन्होंने कुछ डेट्स एक्सटेंड किए हैं, जैसे ड्यू डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए उन्होंने 30 नवंबर 2020 तक करा है। और किन्हीं का ऑडिट जो 30 सितंबर 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक है, उसका असेसमेंट जो है वो अगले साल 30 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया, जिनका टैक्स ऑडिट 30 सितंबर को ड्यू होता था। और 31 अक्टूबर को ड्यू होने वाले लोगों का 31 मार्च 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। साथ ही साथ में 60,000 करोड़ रुपया उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पुश दिया है कैंपा फंड्स के में। CAMPA फंड से कैंपा फंड्स डेवलप किया गया है, जिसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी तो लोगों को आत्मनिर्भर बनने का उनके स्किल के हिसाब से। और इसके लिए समय समय पर सेकेंड ट्रेंच के बाद, जिसमें कि लगभग 3,10,000 करोड़ रुपए का पुश है गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को दिया गया है, उसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप
कुछ ऐसा करें कि आत्मनिर्भर बने, बजाय कि आप किसी पे पूर्ण रूप से निर्भर होने के प्रयास करने लगते हैं। जैसे मैंने अपने वीडियो में एक लाइन कहा कि लोग पहले थे कि वीडियो बना कोई लोन ले लो और फिर लोन के वेव ऑफ के लिए, माफ़ी के लिए धरना प्रदर्शन कर लो, माफ़ करने वाले का गो सरकार बना दिया जाए, जिन्होंने माफ़ नहीं किया उसको गिरा दिया, जिसे मध्य प्रदेश का बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। धन्यवाद। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। कोरोना के इस दौर में, विपत्ति काल में, अपने परिवारजनों के साथ कोरोना से बचने के सारे उपायों को पालन कर रहे होंगे। उचित दूरी रखें, समय समय पर हाथ धोएं, अल्कोहल सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें। और इसके साथ ही मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।